हेलो बच्चों मैं हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं होप करता हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे, आपकी तबीयत एकदम बढ़िया होगी। और आखिरी समय चल रहा है आपकी तैयारी का क्लास टेंथ के लिए। आप लोग डर भी रहे होगे, पैनिक भी कर रहे होगे, प्रेशर भी होगा। लेकिन इतना ही कहूँगा कि आपकी ये लाइफ का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फेज़ है और इसको एंजॉय करिए। डरिए मत, सब कुछ अच्छा होगा। आप हर एक चीज़ को अपना सत्य मानकर करिए कि आप जो कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। बाकी जो हेल्प मेरे सब्जेक्ट में मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। और उसी सीरीज में महात्मा गांधी जी वाले चैप्टर के आसपास जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। और मैं होप करता हूँ कि आप ये वीडियो अच्छे से समझेंगे। बाकी आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अगर ज़्यादा लोग वीडियोस देखते हैं तो। और उसके साथ साथ ये आपके लिए जो मस्ट वॉच पूरी वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले इमेज ही कई बार ये वाली आप लोगों ने देखी होगी, एग्जाम में आ जाती है, जो पूछते हैं कि ये मेमोरियल बिल्ड किसके लिए किया गया था या इसी के अराउंड क्वेश्चंस बनते हैं। तो डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते, लेकिन क्वेश्चन इसी के आसपास रिवॉल्व करेंगे। तो ये वाली जो इमेज है ये है जलियांवाला बाग मेमोरियल। जो जलियांवाला इंसिडेंट हुआ था, में मास्कर हुआ था, तो उसमें जो लोग मारे गए थे उनकी याद में एक जगह बनाई गई है। और उस जगह का ये जो है मेमोरियल है, हमको याद दिलाता है कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर अत्याचार किया था। तो जब भी पूछा जाए कि आइडेंटिफाई द मेमोरियल, ये जो यादगार है, तो ये है आपका जलियांवाला बाग मेमोरियल। ठीक है, फिर पूछता है वेयर डिड दिस इंसिडेंट टेक प्लेस। ये जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग मास्केयर, ये कहाँ पर हुई थी। तो ये हुआ था अमृतसर नाम की जगह पर, पंजाब में। ईयर अगर पूछता है तो ईयर होगा आपका 1919। ठीक है। नेम द मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन 1920 एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंसिडेंट। अब देखो 1919 में ये घटना हुई और इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर 1920 में महात्मा गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया, एक आंदोलन लॉन्च कर दिया, एक आंदोलन शुरू कर दिया। तो उस आंदोलन का नाम क्या था। तो उस आंदोलन का नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नाम भी याद रखना और साथ के साथ ये जो ईयर है 1920 ये भी याद रखना। और इस नाम से ही पूरा मतलब निकल रहा है नॉन कॉपरेशन, यानी कि किसी का जो है सहयोग ना करना, कॉपरेट ना करना। अब यहाँ पे किसका सहयोग ना करने की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है ब्रिटिशर्स के सहयोग ना करने की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने हमारे मासूम लोगों को मारा। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की। अभी इमेज आ जाएगी जो कि 2025 में ही था। तो ऐसी कुछ भी इमेज रहेगा, उस पर लिखा कुछ भी रहेगा, लेकिन आपको उस इमेज का मर्म समझना है। जैसे कि जो इमेज है, फिर यहाँ लिखा हुआ है कि टीयर्स ऑफ ब्लड व्हेन 1650 बुलेट्स चेंज इंडिया फॉर एवर। तो ये इंसिडेंट जो है हमको किस तरफ इशारा करता है हमेशा, तो हमेशा इशारा करता है जलियांवाला बाग मास्केयर। ठीक है। इसके जस्ट बाद कौन सा ऐसा मूवमेंट था जो महात्मा गांधी जी ने लॉन्च कर दिया था, तो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग एक बार देखते हैं उसको। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू कब हुआ, 1920 में, और इसको ख़त्म किया गया 1922 में। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉन कॉपरेशन। आप नॉन कॉपरेशन से समझते क्या हो। मैंने अभी ऊपर ही आपको एक्सप्लेन किया। नॉन कॉपरेशन मीन्स रिफ्यूजिंग टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि हम लोगों ने रिफ्यूज़, मना कर दिया कॉपरेट करने से, सहयोग करने से। किनका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है पीसफुली हुई। कैसे हुई, पीसफुली, शांतिपूर्वक हुई। कैसा, हम लोगों ने उनके कानून को जो है बायकॉट कर दिया कि हम आपके कानून नहीं मानेंगे। आपके इंस्टीट्यूशंस यानी कि आपके दफ्तर, आपके पुलिस थाने, आपके स्कूल्स, आपके कोर्ट्स, सारी चीज़ें हम नहीं मानेंगे। इवन आपने जो हमको टाइटल दे रखा है, टाइटल मतलब कि नाम के पहले जैसे आपने पढ़ा होगा सर जॉन्स, तो सर जॉन्स नाम नहीं है, नाम जॉन्स है। सर क्या है, टाइटल है। तो ऐसे टाइटल जो हमारे इंडियंस लोगों को मिले थे उन्होंने उसको वापस कर दिया कि हम आपके जो है दिए हुए ये टाइटल हमारे नाम के जो हम लगाते हैं हम नहीं लेंगे।
ठीक है। उसके अलावा साथ साथ जो फॉरेन गुड्स है, जो विदेशी सामान है, हम इनको भी जो है अब बायकॉट करते हैं, हम ये सब नहीं खरीदेंगे। ये पूरा मतलब किसका बनता है? ये नॉन कॉपरेशन का बनता है। अब इसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, लेकिन मतलब निकलना चाहिए उसका। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो लॉन्च किया गया 1920 में, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था? उसके मतलब कि किस लिए लॉन्च किया गया? तो पहला था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इनजस्टिस स्पेशली आफ्टर जलियांवाला बाग। जो भी ब्रिटिशर्स ने इनजस्टिस किया था, यानी कि जो भी उन्होंने हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार किया था, या हमारे साथ उन्होंने जिस प्रकार से रिटर्न किया था हमारे लॉयल्टी के लिए, जो भी उन्होंने किया जलियांवाला बाग में, लोगों को सिर्फ इसलिए मार देना क्योंकि लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी उनको पूरी तरह मार दिया गया। वो भी हज़ारों लोगों से ज़्यादा जो कि बेगुनाह थे। तो उस चीज़ के लिए, उस इनजस्टिस के लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि आपने गलत किया, आप माफ़ी भी नहीं मांग रहे हो। उसके अलावा टू अटेन स्वराज सेल्फ रूल बाय पीसफुल मीन्स, दूसरा ये ऑब्जेक्टिव था कि हमको चाहिए सेल्फ रूल, हमको चाहिए स्वराज, लेकिन पीसफुल तरीके से। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हो वो है टू यूनाइट इंडियंस, लोगों को यूनाइट करने के लिए, ताकि लोग पॉलिटिकली क्या हो सकें, अवेयर हो सकें, ताकि लोग जो है एक हो सकें, हिंदू मुस्लिम यूनिटी आ सके, ताकि ब्रिटिशर्स हमको लड़ा ना पाएँ। और जब हम लड़ेंगे नहीं तो यूनाइट हो जाएंगे, जब यूनाइट हो जाएंगे तो हम अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे, ना कि आपस में लड़ेंगे। ठीक है। और यहीं पर एक है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जो है खिलाफत मूवमेंट भी जो है जुड़ गया था। क्या जुड़ गया था? खिलाफत मूवमेंट जुड़ गया था। मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, ये मेरा क्वेश्चन है, खिलाफत मूवमेंट से जुड़े हुए दो नाम हैं, ठीक है। उन दो नाम अगर आपको मालूम है, वो दो नामों के बारे में, जिनको हम लोग बोलते हैं अली ब्रदर्स, जिनको हम लोग बोलते हैं अली ब्रदर्स, अगर आपको नाम पता है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट 3 कॉजेज ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, इसके पीछे कारण क्या था? कारण हम लोग जो है समझते हैं। तो पहला वही था जलियांवाला बाग मास्केयर, जो कि 1919 में हुआ, पहला कारण तो ये था। दूसरा था रॉलेट एक्ट। उस समय एक रॉलेट एक्ट आया था, अभी हम लोग उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, जो कि पूरी तरीके से जो है हम भारतीयों को दबाने के लिए आया था, हमको रोकने के लिए आया था, और बहुत बुरा एक्ट था ये, बहुत बुरा कानून था ये। तो इसके खिलाफ में भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया। और नेक्स्ट है फेलियर ऑफ द ब्रिटिश टू सेटिस्फाई इंडियंस आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। देखो, वर्ल्ड वार फर्स्ट जब चल रहा था तो ब्रिटिशर्स ने इसमें भाग लिया, इसमें ब्रिटिशर्स भी थे, और उस समय इंडिया पे कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश रूल कर रहे थे। तो उन्होंने जो है इंडियन सोल्जर्स से कहा कि आप हमारे साथ वर्ल्ड वार में लड़िए, और उसके बाद हम वर्ल्ड वार जब ख़त्म होगा तो हम कुछ आपके लिए सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। और लोग गए वहाँ पे, लड़ाई लड़े, और इंडियंस का लॉस हुआ, इंडियंस भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ मारे गए। लेकिन जब वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हुआ 1918 में, तो इंडियंस को कुछ नहीं मिला, बस उनको धोखा मिल गया। तो इंडियन सेटिस्फाई नहीं थे जो भी ब्रिटिशर्स ने किया था, तो भी कहीं ना कहीं कारण था जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू होने के लिए। एक्सप्लेन ब्रीफली द रीज़न फॉर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू कब हुआ था? 1920 में, और ख़त्म कब हुआ? 1922 में। तो क्वेश्चन वही है कि 1922 में ये ख़त्म क्यों हुआ, ये सस्पेंड क्यों कर दिया गया? तो इसके पीछे जो कारण था वो था कि ये जो मूवमेंट था ये वायलेंट हो गया था। यानी कि मैंने शुरुआत में बताया, ये मूवमेंट जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये पीसफुल था। पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक था, इसमें सब कुछ शांतिपूर्वक होना था। लेकिन जब ये मूवमेंट ही वायलेंट हो गया, तब इसको जो है गांधी जी ने वापस ले लिया, बंद कर दिया, क्योंकि ये गांधी जी के जो प्रिंसिपल थे, जो आदर्श थे कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, उसके ये खिलाफ था। ठीक है। हुआ क्या था? हुआ था चौरी चौरा। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में, जिसमें पहले तो पुलिस कर्मियों ने कुछ गलतियां की, और उसके अगेंस्ट में चौरी चौरा के लोग, उस जगह के लोग पुलिस स्टेशन को चारों ओर से घेर लेते हैं, यानी कि चारों ओर से
उसको वो लोग कवर कर लेते हैं और फिर उसमें रह रहे जितने भी पुलिसकर्मी थे बाहर से उन्होंने आग लगा दिया पूरे पुलिस स्टेशन को, जिसकी वजह से 22 पुलिसमैन जो है जल के मारे गए। अब एक वायलेंस हुआ तो महात्मा गांधी जी को ये पसंद नहीं आया और फिर उन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे कि वापस लेना सही था गलत था क्यों लिया, बस अभी हमको देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें। बाकी मैं पहले ही अपनी वीडियो में चीज़ें को एक्सप्लेन अच्छे से कर चुका हूँ। स्टेट एनी 4 इम्पैक्ट्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हमको क्या पूछ रहा है, इम्पैक्ट पूछ रहा है, प्रभाव पूछ रहा है किस चीज़ का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो पहला क्या था, अवेकेंड इन नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द मासेस, यानी कि इसने जगाया हमारी राष्ट्रीय चेतना को। हमारी राष्ट्रीय जो चेतना थी, जो हमारे अंदर जो एक आग थी, उसको इसने जगाया। किसने, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने जगाया। एमंग द मासेस मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दूसरा क्या था, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस वर बायकॉटेड वाइडली। जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे, यानी कि जैसे कि स्कूल, कोर्ट, पुलिस स्टेशंस, उसको लोगों ने बायकॉट कर दिया कि भैया हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, हम आपको मानते ही नहीं हैं कुछ। नेक्स्ट है खादी एंड स्वदेशी वर प्रमोटेड। खादी को प्रमोट किया गया और स्वदेशी को प्रमोट किया गया। ठीक है, खादी समझ रहे हो आप ना, खुद से ही कपड़े वगैरह बनाना, स्वदेशी खुद के ही सामान यूज करना। और उसके अलावा मेड द फ्रीडम स्ट्रगल अ मास मूवमेंट नॉट लिमिटेड टू इलाइट्स। पहले क्या इल्ज़ाम लगता था कि जो फ्रीडम मूवमेंट है, यानी जो आज़ादी की लड़ाई है, ये सिर्फ शहरों तक है, ये सिर्फ सिटी तक है, सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मिडिल क्लास लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, शहरों के लोग ही इसमें सिर्फ जा रहे हैं। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने इसको एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये मूवमेंट जो है NCM के गांव-गांव तक पहुंच गया। इसका इम्पैक्ट था, इसका प्रभाव था। अब आप ये इमेज देख लीजिए, इसमें महात्मा गांधी जी बीच में चल रहे हैं, बाकी सभी लोग उनके साथ चल रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे CDM यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और डांडी मार्च से रिलेटेड होंगे। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन द डांडी मार्च ऑफ 1930। याद रखना दांडी मार्च कब आया था, 1930 में। ठीक है, डांडी मार्च जो कि लीड किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जहाँ पे रहा करते थे, यहाँ से कहाँ तक ये गए थे, पैदल चलते हुए ये गए थे जो है डांडी तक। ठीक है, साबरमती आश्रम से डांडी तक क्या करने, अंग्रेज़ों द्वारा, ब्रिटिश द्वारा बनाया हुआ सॉल्ट ला नमक कानून को तोड़ने के लिए। वहाँ पर जाके महात्मा गांधी जी ने डांडी में ओपनली ब्रिटिश अथॉरिटी को जो है चैलेंज किया, क्योंकि उस समय नमक कानून पे अधिकार, नमक बनाने का अधिकार, हर चीज़ का अधिकार सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास था। महात्मा गांधी पैदल अपने आश्रम से होते हुए डांडी तक गए और वहाँ समुद्र के किनारे उन्होंने जो है डांडी नाम की जगह पे नमक बनाया। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा साइंस की किताबों में कि नमक कैसे बनता है। समुद्र के पानी से उन्होंने नमक बनाया, जो कि दिखा रहा था कि देखो हम तुमको नहीं मानते हैं, हम अपना नमक खुद बनाएंगे। नेम द मार्च बीइंग लेड बाय गांधी जी सोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में कौन से मार्च को वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो है डांडी मार्च, या फिर बोल सकते हो साल्ट मार्च। विच मूवमेंट डिड दिस मार्च लॉन्च। ये जो मार्च है इसकी वजह से कौन सा मूवमेंट लॉन्च हुआ, कौन सा आंदोलन लॉन्च हुआ, तो वो था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कब ये लॉन्च हुआ, 1930, सेम ईयर जिस ईयर आपका डांडी मार्च या साल्ट मार्च लॉन्च हुआ। ठीक है, तो पहले डांडी मार्च लॉन्च हुआ, उसी लॉन्च होने के साथ लॉन्च हो गया CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पहले डांडी मार्च आया था। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पहले 1929 में INC का लाहौर सेशन हुआ था। ठीक है, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रेसिडेंट थे। मेंशन कॉजेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पीछे क्या कारण थे, ये हमको बताना है। तो इसके पीछे जो पहला कारण था वो यही था कि अनजस्ट सॉल्ट टैक्स एंड सॉल्ट लॉज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश। बिना मतलब के उन्होंने जो है जो सॉल्ट टैक्स लगाया हुआ था वो बहुत ही गड़बड़ था। ठीक है, उसको तोड़ना था और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये दिखाना था कि देखो हम शांतिपूर्वक अपनी चीज़ें खुद बना सकते हैं, हमको तुम्हारी बात नहीं माननी है। दूसरा आप लिख सकते हो फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट गांधीज डिमांड फॉर सेल्फ रूल।
फेलियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक्सेप्ट गांधी जी ने क्या डिमांड रखा था कि हमको जो है क्या दे दो, आप सेल्फ रूल दे दो, लेकिन ब्रिटिशर्स ने माना ही नहीं, तो इस वजह से CDM लॉन्च हुआ। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जब आया तो ये आया इसलिए था कि इंडियन के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कर सके, कुछ सुधार ला सके, लेकिन इसमें जितने मेंबर थे, इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे और ऑल 7 मेंबर्स में कोई भी इंडियन मेंबर था ही नहीं। अब सोचो, कोई आ रहा है तुम्हारे लिए फैसला करने, या फिर ऐसी मान लो कि तुम्हारा घर है, उस घर पे कौन से कलर का पेंट लगेगा ये तुम डिसाइड ही नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पिताजी कोई बाहर से कोई कुछ लोगों को लेके आते हैं और बोलते हैं कि आप डिसाइड करो कि इस पे क्या लगेगा, कौन सा कलर इस पे किया जाए। आपसे कोई राय ही नहीं ले रहे हैं, जबकि घर आपका भी है, तो आपको बुरा लगेगा। बिल्कुल वैसे उस समय जो अंग्रेज़ थे वो रिफ़ॉर्म करना चाह रहे थे, और रिफ़ॉर्म के लिए उन्होंने जो है 7 लोग बाहर से बुलाए और उसमें एक भी इंडियन नहीं था। तो उसका भी गुस्सा था, जिसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है लॉन्च करने के पीछे कारण बना। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के आसपास के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि आया था 1942 में। अब वही क्वेश्चन कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ या फिर आया। तो पहला है फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, जो कि था 1942, यानी कि जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि इंडियंस को चाहिए थी आज़ादी, अब इंडिपेंडेंस चाहिए था, लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन आया इसमें कोई आज़ादी की बात करी नहीं जा रही थी, तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया ये। दूसरा जो कारण था वो था ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का समय चल रहा था, जो कि आपने पढ़ा होगा 1939 में ही चालू हो गया था। इंडिया वॉज ड्रैग्ड इनटू द वॉर विदाउट इंडियन कंसेंट। इंडियन सोल्जर्स और इंडिया के लोगों को जो है इस वार में घसीट लिया गया दोबारा से, जैसे कि इन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में किया था। क्या इसमें इन्होंने इंडियन उस समय के जो भी लोग थे, उस समय इंडिया के मिनिस्टर थे, मिनिस्टर का मतलब कि चुनाव हो ही गया था 1937 के आसपास, तो इंडिया के जो बड़े लीडर्स थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या इन लोगों से पूछा गया था कि हम आपके लोगों को अपने साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ले जा सकते हैं? नहीं, इन्होंने ज़बरदस्ती इंडिया के लोगों को उसमें घसीटा, जिससे जो हम लोग नाराज़ थे। तीसरा है रैपिड एडवांस ऑफ जापान इन साउथ ईस्ट एशिया। जापान आपने वर्ल्ड वॉर अपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने मिला होगा जापान, जो कि ब्रिटिश का दुश्मन था। उस समय ब्रिटिश अलग साइड था, जापान एक दूसरी साइड था। अब जापान इंडिया की तरफ आ रहा था क्योंकि इंडिया पे किसका कब्जा था? ब्रिटिश का कब्जा था। तो यानी इवेंचुअली वो आते इंडिया पे अटैक करने, किसके लिए? ब्रिटिश के लिए, लेकिन नुकसान तो हमारा होता। इसलिए हमारे लीडर्स को लगा कि अब यही कारण है कि क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करो और ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर भगाओ, क्योंकि जब तक यहाँ पे रहेंगे तब तक जो है हमारे ऊपर खतरा रहे, क्योंकि जापान वाले आएंगे, इनके पीछे नुकसान हमारा होगा। एक्सप्लेन एनी 4 सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। इसका जो इफेक्ट हुआ, जो प्रभाव हुआ, वो कुछ ऐसा था। इसने दिखाया मास डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियंस टू एंड ब्रिटिश रूल। इसने दिखाया कि इतने सारे लोग चाह रहे हैं कि अब इंडिया से ब्रिटिशर्स चले ही जाएं, बस कुछ भी हो बस चले जाएं ये। दूसरा इसने क्या दिखाया? इसने जो ब्रिटिश अथॉरिटी था ये भी दिखाया कि अब ये कमज़ोर हो चुकी है इंडिया में, अभी ज़्यादा पावरफुल नहीं रह गई है। उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स को ये भी इसने रियलाइज़ करवा दिया कि ब्रिटिश कुड नॉट गवर्न विदाउट इंडियन सपोर्ट, कि बिना भारतीयों के समर्थन के ब्रिटिशर्स अब जो है राज नहीं कर पाएंगे इंडिया में, और उनको जाना ही जाना पड़ेगा। और यही क्विट इंडिया मूवमेंट ने रास्ता खोला किसके लिए? आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। कब? 1947 में। अब आते हैं रॉलेट एक्ट पे। मेंशन एनी 3 रिप्रेसिव प्रोविजंस ऑफ द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट अभी मैंने ऊपर बताया था, मैं इसके बारे में बात करूँगा। कब आया था? ये आया था ईयर 1919 में आया था। ठीक है, तो इसमें था क्या? इसमें ये था कि गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एंड डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल, यानी बिना किसी कोर्ट कार्रवाई के, बिना जज के सामने उपस्थित किए किसी भी व्यक्ति को अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है तो अरेस्ट कर लेगी और उसको बंदी बनाकर रख लेगी। जबकि
नियम ये कहता है, हैबेस कॉर्पस का नियम ये कहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा रिट में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाले चैप्टर में, कि अगर पुलिस किसी को भी बंदी बनाती है, उसको पकड़ती है, अरेस्ट करती है, तो 24 आवर्स के अंदर पुलिस जो है उस व्यक्ति को जज के सामने उपस्थित करेगी। ठीक है, अब फिर जो भी फैसला होगा जज सुनाएगा। लेकिन उन्होंने रॉलेट एक्ट के अंदर क्या किया, उन्होंने ये कहा कि हम अब अरेस्ट कर लेंगे, डिटेन कर लेंगे, और कोई भी हमारे ऊपर पाबंदी नहीं है कि हम जज के सामने आपको उपस्थित ही करें। दूसरा क्या था, नो अपील कुड बी मेड अगेंस्ट सच अरेस्ट, और जो ये अरेस्ट हैं इनके खिलाफ आप कोई भी अपील कोर्ट में कर ही नहीं सकते हो। और तीसरा था, द प्रेस कुड बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड एंड सेंसर्ड, और जो प्रेस था यानी कि जो उस समय के न्यूज़पेपर्स थे, रेडियो जो भी अपना था, उसको इन्होंने पूरी तरीके से सेंसर कर दिया। मतलब कि उसमें क्या छपेगा, सारी चीज़ कौन डिसाइड करेगा, ब्रिटिशर्स। अगर आप इस चीज़ के खिलाफ जाते हो तो वही आपको पकड़ लिया जाएगा और आपके छूटने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो है अपील ही नहीं कर सकते हो कोर्ट में। फिर आते हैं गांधी इरविन पैक्ट पे। ये हुआ था 1931 में। इसके पीछे का पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब चालू हुआ, ये 1930 में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। कहाँ पर हुआ, लंदन में हुआ। ठीक है, इसमें जो है देश के बड़े बड़े नेता गए और उन्होंने वहाँ पे भाग लिया, डिस्कशन वगैरह किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी इसमें नहीं गया। ब्रिटिशर्स को लगा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी ही मीटिंग में नहीं आ रही है, तो मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो उस समय देश में जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड इरविन। वो महात्मा गांधी जी के पास गए और बोले कि ऐसा है, आप जो है अगली साल 1931 के बाद अगली साल 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोबारा होने वाली है, आप उसमें आइए और उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। तो उसी के लिए कुछ शर्तें रखी गई, महात्मा गांधी जी ने कुछ शर्तें रखी और कुछ शर्तें लॉर्ड इरविन ने रखी, और वही शर्तों पे जब समझौता हुआ, जब पैक्ट साइन हुआ, तो उसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, 1931 में साइन हुआ। ठीक है, तो इसमें था क्या, इसमें पहला ये हुआ कि जो महात्मा गांधी हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सीडीएम जो कि 1930 में चालू हुआ था, उसको ये सस्पेंड कर देंगे। दूसरा ये था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट इन्वॉल्व इन वायलेंस वर रिलीज्ड। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं यानी ऐसे अपराधी, ऐसे प्रिजनर्स, ऐसे लोग जो जेल में बंद हैं, सॉरी अपराधी नहीं, ऐसे लोग जो जेल में बंद हैं जो कि पॉलिटिकली प्रिजनर हैं, यानी कि वो सिर्फ कहीं ना कहीं नारेबाजी कर रहे थे या सरकार की खिलाफत कर रहे थे, इसलिए उनको जेल में डाला गया है, तो ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो लोग जो वायलेंस कर रहे थे उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इस पैक्ट के अंतर्गत, गांधी इरविन पैक्ट के अंतर्गत, द गवर्नमेंट एग्रीड टू अलाउ पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिक्विड एंड फॉरेन क्लॉथ शॉप। और सरकार ने यह भी अलाउ कर दिया कि जो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग शराब की दुकानें और ऐसे दुकानें जहाँ पर विदेशी कपड़े मिलते हैं, आप उसके सामने जो है नारेबाजी लगा सकते हो बंद करने के लिए, लेकिन शांतिपूर्वक। अब आते हैं मेंशन इन 3 कंडीशन एग्रीड बाय द कांग्रेस अंडर दिस पैक्ट। तो इस पे 2 कंडीशन ऐसे जिस पे कांग्रेस वालों ने एग्री किया। तो कांग्रेस वालों ने एग्री किया कि हाँ, हम सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे, और उसके साथ साथ कांग्रेस एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और कांग्रेस ने कहा कि उसके साथ साथ हम लोग जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1931 में हुआ, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और 1931 ही वन एंड ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जो कि कांग्रेस के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। आई होप आपको जो है चीज़ें सही से समझ में आई होंगी, और यही क्वेश्चंस आपको जो है बार बार रिवाइज करने हैं। प्रयास करना है कि आप यहाँ से इस क्वेश्चंस को लेके समझ के खुद से कॉपी पे एक बार लिख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और लगता भी है तो आपका ही पेपर है, आपको मार्क्स मिलेगा। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। और इसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस जो भी छूट सकते हैं, दाएँ बाएँ जो आते भी हैं, उसको मैं जो है MCQ में कवर कर दूँगा। ठीक है, बाकी जो आपके बड़े जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही सब हैं जो बनते हैं। ठीक है, प्लस आगे वो कौन से चैप्टर्स हैं जो हमको कवर और करने चाहिए वो भी आप बताइएगा। ओके, थैंक यू।